दिस इज़ एपिसोड 3 ऑफ बिग फूड पब्लिकेशंस पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं मिस्टर सुमित सरकार। सुमित सरकार जी ने अपनी एक बुक पब्लिश कराई थी हमसे पिछले साल। किताब का नाम है नज़्मों के अफसाने। वो एक पोइट्री किताब है। किताब अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह उपलब्ध है। आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। सुमित सरकार जी कस्टम विभाग के अंदर कार्यरत हैं और इसके अलावा भी इनकी रुचि है बहुत सारे अलग अलग चीज़ें करने की। पॉडकास्ट करते हैं, ओपन माइक्स करते हैं, पोइट्री लिखते हैं और अच्छी खासी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके बारे में मैं वाकिफ़ हुआ हूँ अभी रिसेंटली, और उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर मुझे आप ये बताइए, जैसे आप एक सरकारी नौकरी आप करते हैं, कैसे आपका इंक्लाइनेशन हुआ कि मैं पोइट्री वगैरह में लिखूं, या कैसे आप जुड़े इन सब चीज़ों से? अच्छा प्रश्न है, बट मैं समय को मानता हूँ। ओके। शायद मेरे समय में था कि अब मैं लेखक बनूं और लिखूं, क्योंकि कोई चीज़ विचार में आता नहीं है कि मैं ऐसा करूँगा। स्वप्न तो सब देखते हैं। तो ऐसे ही जो आपने प्रश्न किया कि मैं लिखना, मेरा लिखना एक टाइम फैक्टर था और आई थिंक मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। जैसा आपने मुझे बोला कि मैं कस्टम्स में हूँ, हाँ, मैं पिछले 40 वर्षों से भारत सरकार का एक मुलाजिम हूँ और विभिन्न पदों में रहते, विभिन्न क्षेत्रों में रह के मैं नौकरी करता आया। तो मैंने पर इतने बड़े समय में हो सकता विश्व तो नहीं देखा, लेकिन छोटा सा दुनिया को देखा, पर विश्व को भी देखा। एक जगह खड़े होकर मैंने पूरा विश्व, मैं समझता हूँ ब्रह्मांड देख लिया, ना जाके अपने ही देश में एक जगह खड़े होकर विश्व के लोगों को देखा। तो सर ये जो कस्टम जो विभाग होता है बेसिकली क्या काम करता है, और एग्जैक्टली आपका क्या काम होता था वहाँ पर? कस्टम एक भारत सरकार की वित्त मंत्रालय की एक संस्था है। कस्टम बेसिकली सीमा शुल्क है। जो भी विदेशों से हम जो भी सामान मंगवाते हैं उसका रूप विभिन्न रूप से है। कोई एयर से आता है, कोई शिप से आता है, कोई एयर से आता है, 3 तरह से माध्यम है। लैंड से भी आता है, जैसे कि हम लैंड कस्टम भी बोलते हैं। तो इन चारों पथों से जो भी सामान, विदेशी सामान आता है, तो हमारी भारतीय संविधान के बाद जो भी हमारे सीमा शुल्क की रूपरेखा बनी है, उसके आधार पर हम उनसे विदेशी सामानों पर ड्यूटी चार्ज करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि हम जब उपार्जन करते हैं उसी से हम 140 करोड़ जनता के लिए कमाते हैं। इसका विशेष और भी टैक्सेशन का तो और भी पार्ट, इनकम टैक्स है, नाना प्रकार के टैक्सेशंस हैं हमारे देश में, लेकिन उसमें हमारा 42% हिस्सा है सीमा शुल्क का, जीएसटी का एक बड़ा है। तो बेसिकली सीमा शुल्क का काम है कि विदेशी सामानों पे हमारे प्रतिबंधता देखते हैं, हमारे कोई गलत सामान तो नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो वो एक टैरिफ है, उस टैरिफ के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं। तो उस विभाग के दौरान के अंतर्गत हम उसको चेक करते हैं, और उसी जो भी हमारे मैनुअल्स हैं उस पर हम ड्यूटी चार्ज करते हैं। तो ये सीमा शुल्क का काम है। और मुख्यतः कि मैं एयरपोर्ट में ज़्यादा दिन मैंने बिताया। मैं जीएसटी का जो आज जिसे हम जीएसटी कहते हैं, वो किसी समय में सेंट्रल एक्साइज कहा जाता था। तो बोलता मैं सेंट्रल एक्साइज का अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी था। और उसके बाद में 2009 में सीमा शुल्क बम्बई तैनात हो गया, स्थानांतरण हुआ। एक छोटे शहर कानपुर से बड़े शहर में गया। बॉम्बे एयरपोर्ट में मेरे जो 8 वर्ष मैंने व्यतीत किए, तो दुनिया का हर व्यक्ति को मैंने देखा। अब वो व्यक्ति का स्तर कुछ भी रहा हो, एक लेबर भी आता है और एक बड़ा से बड़ा उच्च श्रेणी का आदमी आता है, डिप्लोमेट्स भी आते हैं, उनको मैंने बहुत करीब से देखा। तो देखने के अलावा मैंने जिंदगी में हर तरह के व्यक्तित्व को देखा। मैंने लोगों को देखने से ज़्यादा, हर जैसे बोलते हैं ना, 5 उंगली बराबर नहीं होती है, तो इस तरह से 5
तरह के लोग होते होंगे, नाना प्रकार के लोग होते हैं, कोई ठंडा, कोई गर्म, कोई गुस्सैल प्रकृति, कोई यानी बहुत नम्र। हर भावनाओं को जिया मैंने, क्योंकि हम उस वक्त हम अपनी भावनाओं को भूल जाते हैं। मुझे उनकी भावना, क्योंकि हम जब एयरपोर्ट में हमें बताया गया कि सबसे पहले आगंतुकों का स्वागत हम करते हैं, कभी विदेश से आ रहा, भले वो इंडियन हो लेकिन बाहर से आ रहा विदेशी हो गया, तो हम उनका अपने यानी जैसे होता है ना, हमारे हिंदू सभ्यता में सिखाया गया सम्मान से उनका अभिवादन करते हुए घर बुलाना। अब वो हो सकता है उसमें हम गलत काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमको बहुत इत्मीनान से और बाय लॉज, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, या उसको तुच्छ बात कह के हमें उनसे कानून नहीं सौंपना है या थोपना है, एक विधि विधान से करते। तो 8 साल मैंने बॉम्बे एयरपोर्ट में काटा, तो विश्व देख लिया मैंने। विश्व देखने का मतलब जिंदगी को देखा। हम दूसरों की जिंदगी से ही सीखते हैं, तो मैंने मुख्यतः तो यही सीखा। तो सर जैसे मैं जनरल इंसान की बात करता हूँ, कस्टम से मुझे समझ आता है कि मान लीजिए, क्योंकि मेरी उम्र कम है, मुझे लगता है कि अगर मैं फ़ोन लेके आऊँगा, अमेरिका से मैं फ़ोन मंगाऊँगा या दुबई से मैं फ़ोन मंगाऊँगा, तो कुछ क्वांटिटी होती है कि मिनिमम इतने क्वांटिटी मंगा सकते हो, उस पर कस्टम नहीं लगेगा, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। हाँ देखिए, 2 तरह का है। हम जैसे एयरपोर्ट्स में या बैगेज, उसको हम बैगेज कहते हैं, हमारा जो सामान है इट इज कॉल्ड अ बैगेज, उसके नियम अलग है। अब जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्ट करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। उसमें तो वो बल्क में मंगा सकता है, हजारों मंगवा सकता है, उसके कानून अलग है, उसके रेट ऑफ ड्यूटीज अलग है। अगर सर पर्सनली मुझे मंगाने हो तो मैं कितने फ़ोन मंगा सकता हूँ? देखिए, आप फ़ोन एक नहीं 10 फ़ोन मंगा सकते हैं, ठीक है, कि जस्टिफिकेशन है। लेकिन भारत में कस्टम्स ने एक सुविधा दी है हर पैसेंजर को। आज की तारीख में 50,000 रुपीज़ का एक बैगेज अलाउंस दिया है। अब बैगेज अलाउंस में जनरली आजकल हर 50,000 की कोई कीमत नहीं है, तो उन्होंने सामान्यतः आपको जो 50,000 का वो दिया है कि आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो सामान है उसका मूल्य 50,000 रुपये का होना चाहिए मैक्सिमम। 50,000 से ज़्यादा अगर हुआ और यूज्ड सामान है तो उसको हम समझ में आता है कि ये इसी देश से लेके गया है, और इस देश में तो हर चीज़ का तो डिक्लेरेशन नहीं हो सकता है। बहुत समय हम यहाँ से जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कैमरा, आजकल तो हम लोग डिजिटल लाइफ में जी रहे हैं, तो फ़ोन ही, नॉर्मल फ़ोन ही 1 लाख 2 लाख का हो जाता है। अच्छा फ़ोन, वो जो स्मार्टफोन्स होते हैं या कैमरा होता है, तो उसमें हमारे कानून ने एक सुविधा दे रखी, जब हम देश छोड़ते हैं तो हमारा जो कस्टम विभाग का डिपार्चर होता है, वहाँ पे हमारे कुछ ऑफिसर्स बैठते हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम उनको अपना सामान डिक्लेयर करते हैं और उसके लिए एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन इशू करते हैं, जिसमें क्या उसका मोबाइल वॉटेवर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये मेरा सामान है। वो उसको देख के फिजिकली एक सर्टिफिकेट इशू करता है। वो क्या काम आता है, जब हम वापस आते हैं तो वो ये स्टैब्लिश करता है ये कि हम यहीं से सामान लेके गए, तो वो हमारा वो ड्यूटेबल गुड्स नहीं माना जाता है। अन्यथा क्या होता है कि हम कुछ भी वहाँ से सामान, विदेशी सामान खरीद के लाते हैं, तो अगर 50,000 की तो कोई मूल्य नहीं है, अब एक फ़ोन ले आया तो 1 लाख रुपए का हो गया ना, तो हमको उसमें ड्यूटी देना पड़ता है। आप कितना भी ले आओ आप, लेकिन हाँ, अब एक आदमी बैगेज में, हम जैसे एक आदमी है तो हम एक ही फ़ोन लाएंगे ना। सपोज करिए हमारा एक मानना होगा 10 फ़ोन लाएंगे, तो 10 फ़ोन का एक एस्टैब्लिशमेंट होना है ना, हम 10 फ़ोन क्यों लाए। हमारा दिमाग तो ये जाएगा बेचने के लिए लाए, तो कमर्शियल हो गया। जैसे कजन्स हैं, भाई बहन हैं, ठीक, कोई जाता है तो ले आते हैं सर। जैसे 2-3 तक तो चलता है, लेकिन अगर आपने जैसे 5, 10, 12, 20 कमर्शियल, उसको हम कमर्शियल क्वांटिटी में काउंट कर लेते हैं। यानी हमको वहाँ पे बहुत समय कानून नहीं चलता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चलता है। यानी आदमी का आउटफिट भी देखा जाता है, आदमी कैसा है, देखने पता चलेगा कि आदमी गिफ्ट देने के लिए, उसका एक प्रोफाइल बताएगा कि हो सकता है इतने सालों के बाद आया तो ज़रूर गिफ्ट देने के लिए लाया होगा। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड में, उस विचारधारा में हम वहाँ पे जजमेंट लेते हैं, ठीक है। अन्यथा हम यही है कि ये 10 लाया, जैसे लोग बोलते हैं हम गोल्ड ला सकते हैं, हम भी मना नहीं करते हैं, विभाग नहीं मना करता है,
हमारा भारत सरकार कभी नहीं मना करता है कि गोल्ड नहीं ला सकते, लेकिन कुछ कानून के दायरे हैं, उन कानून के दायरों में हम वो गोल्ड लाते हैं। अब कोई बोलता है 1 किलो, हमने कहा 1 किलो है, लेकिन क्या वो ज्वेलरी शेप में है? फिर उसके बाद उसका वहाँ पे निवास कितने साल का है? यानी हम आज गए और कल 1 किलो गोल्ड ले आए तो वो कानून में कहीं एप्लीकेबल या एडमिसिबल नहीं है। उसके लिए कम से कम मिनिमम आपको 6 महीने से ज़्यादा रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्रोफाइल देखा जाता है कि अरे ये तो वहीं वर्किंग में है, वहाँ पे काम करते हैं, तो आदमी समझता है कि हाँ चलो वहाँ पे जोड़ा है, ठीक है। उसका एक अलग ड्यूटी चार्ट है, उस हिसाब से हम उसको ड्यूटी चार्ज करते हैं। अन्यथा हम तो यही सोचेंगे ना कि स्मगलिंग कर रहा है। तो सर स्मगलिंग से आपने इतने साल काम किया है एयरपोर्ट्स पे, आपने स्मगलिंग के केसेस देखे होंगे, तो सबसे अलग आपने क्या केस देखा जिसके अंदर आपने स्मगलिंग की? कुछ तो किस्से आपके पास होंगे, बताइए जो किससे किससे कहानियां तो 8 साल में मैं समझता हूँ महाभारत भी कम पड़ेगा। हर रोज हर नई प्रतिभा, मैं उनको प्रतिभाएं समझता हूँ। हम तो सिर्फ पकड़ते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो कितना रिस्क लेते हैं, कितना हमसे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। नो डाउट कि इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ पे उनका दिमाग खत्म होता है उसको पकड़ने के लिए वहाँ से हमारा दिमाग शुरू होता है। ये मेरा अपना मानना है। जी, आप तक आज तक कितने लोगों को किया होगा सर आपने? बहुत केसेस किए हैं, अनकाउंटेड हैं, गिनती तो रहती नहीं। कभी कभी एक दिन में हो सकता है हमने 3-4 केसेस भी किए होंगे। 10 केसेस मुझे लगता है कि एक दिन मेरा मैक्सिमम 6 केसेस का है। एक नाइट में हमने 6 केसेस किए थे स्मगलिंग के। स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग है। कहते अच्छा क्या है कि जब एक हम लोग जो वहाँ का परिचालन है वो 2 प्रकार से होता है। एक आप तो इंटरनेशनल टूर बहुत करते हैं तो आपने देखा होगा कस्टम्स में यूनिफॉर्म भी कुछ होते हैं जी। और कुछ विदाउट यूनिफॉर्म होते हैं, जिनको हम एयर इंटेलिजेंस यूनिट का पार्ट कहते हैं। यानी कि इंटेलिजेंस तो वो नॉर्मली पूरे एयरपोर्ट में घूमते रहते हैं, उनका कोई ऐसा नहीं डिनोमिनाइज्ड नहीं है कि हम इसी एरिया में घूमेंगे। जबकि यूनिफॉर्म लोग का होता है कि ड्यूटी फ्री शॉप, यानी आफ्टर इमिग्रेशन के बाद आपने यहाँ पे बेल्ट्स वगैरह में, और वहाँ तक उनका होता है, उनके अपनी एयरपोर्ट्स लिमिटेशंस। पे ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अंडर कवर रहते हैं और एक आम आदमी को नहीं पता होता। हाँ, पता ही नहीं चलता। और वो खाली हमारा ही नहीं होता है, आजकल बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कस्टम्स अपना काम करता है, मिनिस्ट्री होम के अपने लोग काम करते हैं, सीआईएसएफ की इंटेलिजेंस अलग काम करता है। तो कई सिक्योरिटीज से एक एयरपोर्ट कवर्ड रहता है। और बहुत समय क्या होता है, हम इंटरलिंक हेल्प भी करते हैं। पता लगा कि कोई गलत आदमी है तो कस्टम्स वाले को पता चला तो मैंने एक केस किया था फेक पासपोर्ट का। ओके। और वो बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए था कि मुझे लगा मॉर्निंग 5 बजे का कोई ये नाइजीरियन फ्लाइट आती थी अदीस अबाबा की। तो जनरली क्या लोग फॉरेन करेंसी बहुत लाते हैं बिजनेस के लिए। कई लोग यहाँ पे इंडिया आते हैं, बॉम्बे में या दिल्ली वट का भी मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पे भी इनका ये कपड़े खरीदने आते हैं, फिर और उसके बाद पल्सेस ये लेके जाते हैं अपने कंट्रीज में। तो एक वो बड़ा सा बैग था, तो मुझे बड़ा डाउट हुआ कि करेंसी काफ़ी लगता है लेके आया है। ये मुंबई में था सर? हाँ, मुंबई में, क्योंकि मैं मैक्सिमम मुंबई में पोस्ट रहा, कुछ दिन मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे भी पोस्टेड था, बट मैक्सिमम मेरा बॉम्बे एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस है, जो कि विश्व में बहुत बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है और एशिया में तो है ही बड़ा, सिंगापुर दुबई के बाद। तो जब मैंने उसका डिटेक्शन शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तो पता लगा कुछ 200 पासपोर्ट थे उसमें। अच्छा। 200 पासपोर्ट था। तो मेरा पहला ड्यूटी था, चेक किया। फिर उसके बाद जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, मैंने उनको, उनके ऑफिसर्स को कॉल किया कि मैंने इस तरह से ये पासपोर्ट्स रिकवर किए हैं इनसे, और जो इसका स्टेटमेंट है कि ये कुछ ले गया था यहाँ से लोगों के, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनका डिपोर्ट हो जा रहे थे क्योंकि उनकी वैलिडिटी खत्म हो रही थी, उनका एक्सटेंशन ले गया था। तो ये एक मुझे डाउट क्रिएट कर गया, क्योंकि जो भी आदमी अगर सपोज करिए किसी बाहर के देश में है और उस देश में उसका अगर पासपोर्ट का वैलिडिटी खत्म हो रहा, तो वो वहाँ की लोकल एम्बेसी में जाएगा, वो बाहर क्यों भेजेगा। वो मुझे बहुत डाउट हुआ। उसके बाद जब वो पासपोर्ट सारे चेक किए इमिग्रेशन ने, तो वो सारे के सारे फेक थे, और वो फेक पासपोर्ट से यहाँ से ले जाने के लिए बना के लाए थे।
तो अच्छा, वो मेरे मतलब बनवाया और उसके बाद लेके हाँ जा रहे थे। सारा फेक बना के लाए थे और वो लोग इधर भी बिना पासपोर्ट के रह रहे थे। बहुत से अब इंडिया 140 करोड़ का है तो मुझे लगता है कि 2 करोड़ तो ऐसे लोग रहते ही होंगे। जी। है कितना भी हम इंटेलिजेंस लगाएं लेकिन इतना विश्वव्यापी हो चुका है कि हम कम पढ़ते हैं और वो ज़्यादा पढ़ते हैं। तो वो एक है। बाकी कुछ गोल्ड स्मगलिंग या गोल्ड स्मगलिंग नाना प्रकार है। हम हर रोज जैसे होता ना समुंदर का पानी हर रोज थपेड़े मारता है तो वो कभी अंत है होता ही नहीं है। हाँ हर थोड़े दिन में उनका पैटर्न चेंज होता है। जो स्मगलिंग करते हैं। स्मगलिंग का पैटर्न चेंज करता है जैसे हमारा बेल बॉटम से टाइट जीन्स ये वो सीजनल चेंज होता है और शुरू में वो पैटर्न कामयाब में रहता है कुछ पैटर्न जब तक कि हमको पता ही नहीं चलता है। जैसे अभी कुछ दिनों से मैं सुन रहा हूँ कि जैसे टूथपेस्ट की तरह लिक्विड शेप में भी लाते हैं, ब्रिक शेप में भी लाते हैं, बहुत समय क्या होता है ज्वेलरी शेप में भी आता है। उसका मैंने एक डिटेक्शन किया था काफ़ी पहले, कोरियंस को मैंने पकड़ा था और उनका क्या था कि कोरियंस लोग बुद्धा को बहुत मानते हैं, बुद्धिज़्म उस कंट्रीज़ में आता है तो उनके लिए वो सब कुछ है। और वो इस तरह से पेंडेंट्स पहने थे 2-2 किलो के, वो कोई देख के लगेगा नहीं कि क्या है, दूर से लगेगा कि कोई भगवान का कुछ उन्होंने धार्मिक है। और हमको ये सब करने से पहले बहुत सोचना भी पड़ता है क्योंकि सारे पैरामीटर्स है कि किसी कोई आहत ना हो किसी चीज़ से जिससे बाद में वो प्रॉब्लम बने। इंटरनेशनल लेवल पे हम बैठे हैं तो इंटरनेशनल में ये सब भी हमको देखना पड़ता है। जब हमने उसको पकड़ा गया तब तक कि हमारे कुछ ऑफिसर्स ने भी बोला कि इस तरह के और भी पैसेंजर्स बाहर गए तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट पे ही सारा काम करते हैं। डाउट पे तो तब काम करते हैं जब कोई इंफॉर्मेशन रहता है, पर ज़्यादातर हमारा आई एस्टिमेशन और बेनिफिट ऑफ डाउट पे हमारा काम होता है। कभी कभी खाली भी जाता है, ऐसा नहीं कि हम 100% अश्योर हो जाते हैं कि इसको पकड़ लिया तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं। कभी कभी अच्छे लोग भी आते हैं बट ज़िंदगी में बेनिफिट ऑफ डाउट सिखाया गया है तो उस पर हमें काम करना है। हम लोग ने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट में उस लेडी को इंटरसेप्ट किया था। शायद उसका दिन बुरा था, हमारा दिन अच्छा था, यही मान के हम चलते हैं। और वो बुद्धा बेसिकली गोल्ड था और वो कुछ वाइट कलर से पेंट था तो और बट क्या है वेट ऐसा था उससे हम लोग को डाउट हुआ कि ये समथिंग कुछ है। उसके बाद हम तो डायरेक्टली कुछ कंफर्म कर नहीं पाते कि गोल्ड ही है, तो हमारे कहीं पे भी एयरपोर्ट हो या कहीं पे भी हो हम रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को हायर करते हैं और हम उनको एट ए टाइम जब भी केस करते हैं तो बुलाते हैं ऑन कॉल, वो इमीडिएटली आते हैं, उनकी कन्फर्मिटी सर्टिफिकेट पे ही हम फिर केस करते हैं। अदरवाइज तो कल चैलेंज हो जाएगा ना, वो बोलेगा गोल्ड था ही नहीं, इन्होंने हमारे ऊपर गोल्ड रख के केस कर दिया। तो हमको सारे एंगल्स देखने होते हैं, फिर हमारा जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस कभी बंद नहीं होना है, चाहे मैं रहूँ चाहे कोई रहे। तो सर ये जो मान लीजिए जो कोरियन थे, मान के चलते हैं कि उनके पास ये सारी चीज़ें मिली, सब कुछ प्रूव हो गया, तो वो रहते कहाँ हैं? देखिए वो कोरिया, वो आप रिपोर्ट तो करते नहीं होंगे? नहीं, हम तो उनको अरेस्ट करते हैं ना। अरेस्ट करते हैं, हाँ, हमारे कुछ टाइम लिमिटेशंस हैं और उसके बाद वैल्यू लिमिटेशंस हमारे साथ फिक्स है और उस लिमिटेशन के नीचे अगर है तो जनरली हम प्रोसिक्यूशन पे इमीडिएटली प्रोसिक्यूशन फाइल करते हैं और उनको हम बिहाइंड द बार भेज देते हैं। उसके बाद वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्रिमिनल ऑफेंसेस में चला जाता है क्योंकि क्राइम है हमारे देश में, इसको क्राइम माना गया है। इकोनॉमिक ऑफेंस तो है ही, इकोनॉमिक ऑफेंस इस तरह है कि अगर वो आए, हम कहते हैं चलो 100 किलो गोल्ड दिया है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट अगर आके वो डिक्लेयर करें, क्योंकि कोई भी आदमी बैगेज में गोल्ड लाने का परमिशन नहीं है इन अ शेप ऑफ द ब्रिक। ज्वेलरी का एक परमिशन दे रखा है लेकिन ब्रिक का कोई परमिशन नहीं, बिस्किट का किसी और फॉर्म में। और उसके बाद आप उसके शेप को अगर चेंज, अभी सपोज करिए एक माइक है, अब माइक को हम डिसमेंटल करके ला रहे हैं तो हमारा इंटेंशन तो गलत हो गया है ना, मेलाफाइड इंटेंशंस पे ला रहे हैं। अगर एक सोने को हमने ब्रिक में ही देखा है या जेवरातों में देखा है तो हम इसे को मान्य मानेंगे ना। अब आजकल टूथपेस्ट में ला रहे हैं या वो कंसील करके ला रहे हैं
शूज़ के अंदर लेके आ रहे हैं। इवन कि मैंने कुछ कंसीलमेंट, बॉडी कंसीलमेंट के केसेस किए हैं, कोई रेक्टम में रख के लाता है, और बहुत डिफरेंट ऑफ मॉडल्स ऑपरेंडीज है। यानी हम उसमें जाएंगे तो हमारे कई रात कई दिन चले जाते हैं, क्योंकि ये अनंत है कहानियाँ। और 8 साल में तो बहुत केसेस किए हैं हमने। तो सर एस्टिमेटेड क्या टाइम होता है? मान लीजिए कि मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, मतलब ठीक है, तो कितना टाइम लग जाएगा इसके अंदर? कितनी इम्प्रिजनमेंट, कितने डिपेंड time करता है, लगेगा? ये तो फिर लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ का है जजमेंट। Okay. यानी हम तो जुडिशरी को हैंड ओवर कर देते हैं, उसके बाद उनका है वो कितने रखते हैं, क्योंकि इट इज अ क्राइम, इट इज अ क्राइम। एंड सेकेंडली हमारे पास उसका जितना भी क्राइम पार्ट उनके पास चला जाता है, इकोनॉमिक पार्ट हमारे डिपार्टमेंट के पास रहता है, हम उसको एडजुडिकेट करते हैं। जनरली क्या है, जनरली नहीं 100% गोल्ड वापस नहीं मिलता है। Okay. उसको हम फाइन पेनल्टी जो भी लगाते हैं, जो भी हम इम्पोज करते हैं, उसको पे करना है। बट गोल्ड हम 100% एब्सोल्यूट कन्फिस्केट करते हैं, और उसके बाद हम सारा प्रोसेस करने के बाद आरबीआई में और स्टेट बैंक में हम डिपॉजिट कर देते हैं वो, क्योंकि इंडिया में एमएमटीसी एंड आरबीआई परमिसिबल है जो कि गोल्ड इंपोर्ट कर सकता है, अदरवाइज कोई और तीसरा इंपोर्ट नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन दोनों को ही ऑथराइज कर रखा है। आपने सर मैक्सिमम कितना देखा है जो गोल्ड की बात करें, कोई स्मगल कर रहा हो? मैंने गोल्ड स्मगलिंग मैक्सिमम 1 डे में करीब 36 kg देखा है। 36 kg। kg तो एक दिन में कई केसेस किए थे, उसमें 36 kg देखा है। और एक एट ए टाइम मैंने केस जो था वो 22 kg का, वो भी रेक्टम में, 2 लोगों का 11-11 kg का रेक्टम में केसेस। कहाँ के थे सर? वो श्रीलंकन थे और उनका अपना एक मॉडस ऑपरेंडी का प्रोसेस था, और वो कोलंबो से दुबई, दुबई से बॉम्बे, बॉम्बे से फिर दुबई, दुबई से, क्योंकि कई प्रोसेस था। और मेरी लाइफ का वो बहुत अच्छा केस भी था, क्योंकि मेरा सेल्फ मेड केस था विदाउट एनी इन्फो। तो आई एस्टिमेशन आपको मैंने बोला ना, तो वो आई एस्टिमेशन एंड प्रेजेंस ऑफ फाइन का केस था। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी धीरे धीरे डे बाई डे बहुत डिजिटलाइज्ड होता जा रहा है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमको मिलने लगी। मेरे टाइम में आज से 10-12 साल पहले हम इतने एडवांस नहीं थे, तो हमको बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड में काम करना पड़ता था। देखिए, खाली गोल्ड ही स्मगलिंग नहीं है, हम पढ़ते हैं गोल्ड या ड्रग्स, स्मगलिंग तो हाई वैल्यूज का भी स्मगलिंग है ना। आज नॉर्मल स्पोर्ट्स किट्स पे ही आ जाइए, आप गोल्फ खेलते हैं? नहीं खेलता नहीं सर, पर हाँ देखा है मुझे कैसे। गोल्फ का एक स्टिक भी लाखों रुपए का होता है, ये मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने आपको बोला मैं छोटे शहर से बड़े शहर में गया था, तो मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया था कि जब भी कोई बोले कि डिक्लेयर करे कि गोल्फ किट है, तो वो बहुत वैल्यूएबल होती है। वो कम से कम 5 से 10 लाख के बीच में नॉर्मल किट्स आते हैं, और ड्यूटेबल हो गया ना। और तो आपको देखना पड़ेगा, बहुत लोग राइफल्स लाते हैं, बहुत कुछ ड्रोन लाते हैं, बट इट इज़ नॉट अ परमिसिबल। हाँ सर, वो जो खालसा वाले जो लोग होते हैं, वो कृपान और ये सब उसके भी बहुत फॉर्मेशंस हैं, गवर्नमेंट रूलिंग्स हैं, अकॉर्डिंगली आप उसको सारे सर्टिफिकेट्स होता है, तब वो कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कैरी कर सकते। जी, क्योंकि मैंने जब भी देखा है ना एयरपोर्ट पे, एक सिख आदमी तो हमेशा मैंने पकड़ा हुआ। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पे तो आप चलिए ट्रैवल कर सकते हैं, पर इंटरनेशनली जब आप करने जाएंगे तो आपको हमारे जो भी इंटरनेशनल रूलिंग्स हैं उसको फॉलो करना है। अभी जैसे लोग पेट्स लाते हैं, जी, पेट्स लाना लोगों को लगता है बड़ा ईजी है, बट इट्स नॉट वेरी ईजी। वो बहुत उसके फॉर्मेलिटीज हैं जिसे पूरा करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होता है कि इंडिया में सारे क्वारंटाइन डिपार्टमेंट्स हैं, इवन द सीट्स का क्वारंटाइन है, आप बाहर से कोई सीट्स नहीं ला सकते हैं, उसके भी अपने पैरामीटर्स हैं। आप फॉरेन करेंसी ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, आरबीआई के बहुत से एक्ट्स हैं। तो कस्टम्स बेसिकली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द डिफरेंट एजेंसीज। हम एक सिपाह सलार की तरह काम करते हैं, देश की सुरक्षा भी है, जब ये 26/11 हुआ था, हमारे कितने ऑफिसर्स उसमें इंफॉर्मेशन लड़ा उन्होंने,
क्योंकि जब उनको पता चला, क्योंकि सैनिक तो हम भी है ना एक तरह से। मैंने इसमें एक कविता भी लिखी थी हमारी किताब में। इट इज़ ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गवर्नमेंट रेवेन्यू एस्पेक्ट। हम 140 करोड़ जनता के लिए पैसे कमा के दे रहे हैं। जरूर टैक्सेशन बहुत है हमारे देश में, लेकिन उसका एक पार्ट हम भी है टैक्सेशन। तो ये है, ये तो मेरा विभाग, ये हमारे जो गर्म क्षेत्र की कहानी है। एडवेंचरस लाइफ रहती है सर। एडवेंचरस, इंजॉयबल भी है और आपको सीखने को भी मिलता है। हम जब सेंट्रल एक्साइज में थे तो हम डिफरेंट फैक्ट्रीज में जाते थे। हमको लगता है ना ये सामान बड़ा इजीली बन गया, लेकिन प्रोसेस देखने को मिलता था। वो भी मेरा क्यूरियस पार्ट है। तो मैं पहले कभी बिस्किट हम खाते थे तो मेरे कानपुर में पार्ले जी की फैक्ट्री थी। बिस्कुट कैसे बनता है, बिकॉज एक्साइजेबल गुड्स था वो भी प्रोसेस था, तो वो देखने को, ये सब चीज़ नॉर्मल लाइफ में शायद नहीं मिलता। तो मैं तो बड़ा धन्य मानता हूँ ईश्वर का कि मुझे ऐसी रुआबदार नौकरी करने को मिला। मैंने दुनिया को बहुत करीब से देखा। मैंने बिल क्लिंटन, मिसेस क्लिंटन, हैरी क्लिंटन को रिसीव किया था। मैं रतन टाटा जी से कितनी बार मिला हूँ। काफ़ी बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स को सामने से देखने को मिला है, जो कि शायद हम नॉर्मली नहीं देखते। हाँ, अभी जैसे जब मैं एयरपोर्ट पे था तो इंडियन टीम्स आती थी और मैंने वर्ल्ड कप का जो अपना शील्ड आया था, तो मैं तो उस बैच में नहीं था, पर गर्व था कि हमारे कस्टम वालों ने वो जो ओरिजिनल शील्ड जो वर्ल्ड कप का नहीं दिया गया था जिस बार इंडिया में हुआ था, क्योंकि ओरिजिनल वर्ल्ड कप हमारे कस्टम्स वालों के पास था, उसका ड्यूटी नहीं पे हुआ था वर्ल्ड कप, हमारे कस्टम्स का रेप्लिका दी गई थी, तो ओरिजिनल तो कस्टम्स के पास था। तो सर जो ट्रॉफीज वगैरह आती हैं तो वो ड्यूटेबल है, क्योंकि गोल्ड है भाई, गोल्ड है, प्लैटिनम और सो मैनी मेटल्स हाई वैल्यू है, तो हम उसकी हम ड्यूटी चार्ज करते हैं, वो हमारा कर्तव्य है ना जी। ये कितना एस्टिमेट आता होगा कस्टम? डिपेंड करता है। अच्छा देखिए, बैगेज में आपको जैसा बताऊं, बैगेज में एक यूनिफॉर्मिटी है, 36.36% हम चार्ज करते हैं, वो कुछ भी लो। 70%। मैं बहुत मास्टर था, स्पेशलाइज था वॉचेस का। ओके। यानी मेरी नज़र वॉचेस में बहुत रहती थी, और लोग भी बेशकीमती घड़ियाँ, करोड़ों करोड़ों की घड़ियाँ लाते हैं। आपके तो आपके शहर दिल्ली शहर में तो कभी पिछले दिनों में बहुत करोड़ों रुपए की घड़ियाँ पकड़ी गई। तो आदमी का ध्यान, एक जनरल लोगों का ध्यान है ड्रग्स और गोल्ड, बट बीइंग ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, हमारा ध्यान बहुत सी चीज़ों में रहता है। ज्वेलरी हो गई, वॉचेस हो गया। नहीं, इसके अलावा मैनी थिंग्स। आप हाई वैल्यू एसेसरीज लाते हैं। अब नॉर्मली आप एक वॉलेट भी ले आए, आजकल तो लाखों लाखों रुपए के वॉलेट्स भी आते हैं ना। तो वो एक स्पेशलाइजेशन हुआ ना कि आदमी पर्स लटका के चला आ रहा। मैं किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला कि मैं वो लाया हूँ, तो मैंने कहा देखिए इसका टैग लगा हुआ है और इसकी कॉस्ट करीब 10 लाख रुपए है। ड्यूटी है सर, पर्सनल यूज़ के लिए भी नहीं कर सकते उसे? आपको कुछ पर्सनल यूज के लिए प्रूफ तो होना चाहिए ना। देखिए, अगर आप इंडिजीनियस यानी भारत में भी आपने खरीदा तो कहीं ना कहीं पैसे, इतने पैसे दिए होंगे। तो आजकल हर आदमी कितना भी हो, बहुत पहले से फ्रेश होता जा रहा है, डिजिटलाइज होता जा रहा है। हम बिलिंग भी कंप्यूटर में करते हैं, उस पेमेंट का कहीं ना कहीं तो एक रिसिप्ट तो आता ही है ना। हम भी आजकल सेफ जोन में रहते हैं ना कि भाई इतना महंगा सामान नहीं है। सबसे पहले सोचते हैं इसका इंश्योरेंस हो जाना चाहिए, कल कुछ खराब हो जाएगा तो उसका वो हो जाएगा। मैं एक नॉर्मल सा, ये मेरा कंप्यूटर लैपटॉप बैग है, ये भी बहुत महंगा है, तो मैंने इसका पेमेंट करके ही खरीदा है ना, क्योंकि कल कुछ प्रॉब्लम होगा तो वारंटी गारंटी भी चेंज करेगा ना। तो हम उस दायरे में रह के उसको देखते हैं। लेकिन आज जनता भी धीरे धीरे बहुत चेंज हो रही है, वो भावनाएं अभी खत्म हो रही है कि चोरी करनी है। बहुत प्रेम यंगस्टर्स में आया है चेंज। पहले के लोग था कि हम देश के प्रति ड्यूटी कम दे, सब ऐसे हो जाए, लेकिन मैं बहुत चेंज आया है। लोग थोड़े धार्मिक, हाँ, लेकिन देशभक्त हो। नहीं, देशभक्ति की बात तो नहीं करूंगा, एक फेयर गेम पे आए हैं हम, इसको देशभक्ति की बात नहीं करेंगे। हमें अपने डेवलपमेंट की सोचना है ना। हम जब विदेशों में जाते हैं, आप तो दीपक से बहुत घूमते हैं, बहुत चेंज देखेंगे। इतना भी नहीं घूमता हूँ सर।
जितना भी आपने घुमा होगा, मैं समझता हूँ आप यहाँ से वियतनाम आप गए थे। कितना चेंज है, हमारी कंट्री से छोटा कंट्री है बट बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है। जी। मैं 2016 में फिजी गया था। बहुत छोटा सा देश है, आइलैंड है, ना हिंदी बोलते हैं सर शायद। हार्डकोर यूपी की भाषा है, वहाँ की नेशनलिटी, वहाँ नेशनल लैंग्वेज भोजपुरी है, ठीक है। नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारा पैसा, हमारा 40 रुपया वहाँ का $1 था। तो कौन पैसे वाला होगा? वो पैसे वाले हैं। तो क्या डिसिप्लिन देखा मैंने वहाँ पे। मैंने रोड में मैं मीलों मील चला गया। मुझे अच्छी है, नैंडी टाउन से सुआ गया था, सुआ कैपिटल था। और मैं वहाँ पे फर्स्ट, जो हमारे सेक्रेटरी थे वो बॉम्बे महाराष्ट्रियन थे, हमारे बॉस के ब्रदर थे, मैं उनसे मिलने गया। 180 किलोमीटर के दायरे में मुझे कहीं ना वो सिग्नल्स नहीं मिले थे। आप समझिए कितना डिसिप्लिन आदमी। 1 किलोमीटर दूर से वहाँ देख लेता है आदमी, रुक जाता है कि उसकी गाड़ी की स्पीड इतनी है, उसको जाने दो। सेंस ऑफ ह्यूमर कितना था। यहाँ तो रेड पे हम जाते हैं, ग्रीन पे रुकते हैं। तो देश देश की बात है। तो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि हम चेंज नहीं हो रहे, बट हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, इलिटरेसी भी है, हम लिटरेट भी नहीं है। हमारी लिटरेसी 100% नहीं है जो हम करेंगे, हम इलिटरेट की भावनाओं में हैं। तो धीरे धीरे होगा, बदलेगा। अगला जन्म शायद होगा तो 100% हम लिटरेट मिलेंगे। तो सर जैसे स्मगलिंग वाली चीज़ें हो गई, इसके अलावा सर मतलब कस्टम्स में कैसे आए हैं आप? मतलब चलिए एडवेंचरस लाइफ है, लेकिन कैसे आपका मतलब कानपुर से क्या सोचा आपने कि मैं इसके अंदर करता हूँ? या देखिए, दुर्घटना, इसे मैं दुर्घटना ही कहता हूँ। मैं जब 15 साल कुछ महीनों का था, हर आदमी अपने सपनों में जीता है, तो मेरे सपने कुछ और थे। लेकिन आपको बोला ना, सपने तो देखना अच्छी बात है, सपने पूरे होना बड़ी दिक्कत की बात है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं इंटरमीडिएट क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाला था। शायद 2 दिन बाद एग्ज़ाम था, तो अनफॉर्चुनेट मेरे फादर पास गुजर जाते हैं। और शायद हमारे जो ये माथे की रेखाएं बदल जाती हैं। फादर क्या काम करते थे? फादर मेरे डिपार्टमेंट में ही थे। और मैं खुश नसीबी हूँ, क्योंकि आज लोगों को किसी के चले जाने के बाद नौकरी नहीं मिलती, मुझे उनके जगह ये नौकरी मिली थी। तो 1985 में मैं डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया मैंने, और पढ़ाई भी वहीं रहते मैंने पढ़ाई भी की, ग्रेजुएशन किया। उसका लॉ कर रहा था, लेकिन लॉ कर नहीं पाया पूरा। 2 साल मैंने किए, फिर 3rd ईयर कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि मैं कर नहीं पाया। लेकिन मैं अच्छा लॉ मेकर हूँ, क्योंकि लॉ ही पढ़ता रहता हूँ। तो बस वही है कि सर्टिफिकेट नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं हूँ मैं कि मैं LLB। फिर डिपार्टमेंट में आ गया। एक्टिंग बचपन से कर रहा था, ये नौकरी के अलावा जो मेरा बचपन से मैं रंगमंच में बहुत अच्छी प्रतिभागिता थी। आर्टिस्ट वाली थी। आर्ट स्केचिंग मेरी बहुत अच्छी है। आजकल मुझे समय नहीं मिलता, कर नहीं पाता हूँ, लेकिन करता हूँ। तो घर से ये वेव्स मिली थी मुझे, कलात्मक वेव्स मिली थी मुझे। लेकिन नौकरी 16 साल में मैंने ज्वाइन कर लिया। आज मैं 40 साल कर चुका हूँ। एक लंबी जर्नी है। हाँ, शायद आपकी उतनी उम्र भी नहीं तो 40 साल मैंने, 40 बरस में मैं बोलता हूँ 40 सावन देखे हैं मैंने। जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे बहुत। एक समय था पैदल भी चला, एक समय चला कि गाड़ियों में भी चला, फिर एक समय आया फिर पैदल चला। तो वो समंदर मंथन में ऊपर नीचे होता रहा। जिंदगी देखी, जिंदगी में लोगों से सीखा। लेखन, मैं कभी सोचता ही नहीं था कि मैं लिख पाऊंगा। जिसने मुझे इस रास्ते को दिया वो
उसको मैं हर वक्त धन्यवाद देता हूँ। तो उसने मुझे इस पथ का दरवाज़ा दिखाया कि आप में ये कुव्वत है, काबिलियत है, आप इसको शुरू करो, आप अच्छा लिख सकते हो। मेरे में बड़ी विडंबनाएं थी, अरे मैं कैसे लिखूंगा। आशा करता हूँ मेरी अगली किताब फिर आप पब्लिश करेंगे। तो मैं एयरपोर्ट पे ही पोस्टेड था, तो शाम का वक्त था, फिल्मी आदमी था, एक्टिंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं शाम को, हमारे एक मित्र हैं छोटे भाई जैसे ही, तो उनके ऑफिस में बैठता था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना ये जो हम लोग को डेली कहानी सुनाते हो ना, आज ऐसे पकड़ा गया है, ये है, इनको आप लिखा करो। मैंने कहा मुझे लिखना नहीं आता। उन्होंने कहा आप ऑफिस में तो लिखते हैं ना? हाँ, मैंने कहा ऑफिस में तो इसकी केस डायरी बनाता हूँ, एडजुडिकेशन ऑर्डर्स बनाता हूँ, ये बहुत कुछ करता हूँ, और सब मिलजुल के हम लोग काम करते हैं, इतनी बड़ी टीम है। तो कह रहे उसी तरह लिखा करिए। उन्होंने जो मुझे प्रभावित किया, और मैंने इस तरह से कुछ चीज़ें लिखी, कुछ केसेस लिखे। फिर उसके बाद वो अच्छे राइटर हैं, तो उन्होंने उसको एक प्रारूप में लिख के दिया। फिर लिखना शुरू हुआ। ये कितने साल पहले की बात है? 2018, कोई लंबा जर्नी नहीं है। 2018 से मुझे अच्छी तरह, उसके बाद कोरोना का काल आ गया, तो अकेले था तो लिखना शुरू किया। हाँ, तो तब तक केस तक ही था। फिर धीरे धीरे मैं अपने आप को कविताओं में बदला, क्योंकि जिंदगी बहुत देखी थी, और मेरा अपना मानना है कि कोई चीज बिना देखे नहीं की जा सकती। सेल्फ विजनरी होके बहुत कमी होंगे संसार में जो सेल्फ विजनरी कुछ करते हैं या कुछ लिखते हैं। अदरवाइज कोई ना कोई, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, विजन तो होगा। तो मेरा लिखने का विजन बन गया जिंदगी, और मैं हालातों को लिखने लगा। पहले धीरे धीरे, हो सकता है वो फ्रेम में नहीं था, बट लिखता था, लोगों से करेक्शन भी कराए, और मैं अभी भी करेक्शन कराता ही हूँ। तो सर, आपकी एक वेब सीरीज है, वो काफ़ी चर्चित डायरेक्टर वगैरह हैं जिनके पास है। जी। इस पर कुछ रोशनी हाँ, डाल देंगे? हाँ, वो बहुत चर्चित है, और बहुत इंतज़ार भी है मेरा कि वो कब फ्लोर पे जाएगी। मैंने आपको बताया ना, लिखता था, तो क्या हुआ कि मैं 2-3 प्रोडक्शन हाउस में मैंने पिच किया। अचानक मेरे पास एक फ़ोन आता है, काफ़ी नामी ग्रामी डायरेक्टर है वो भी, बट मैं आपको बताया ना कि मैं जब मुंबई शहर 2008 में आया था, तो मेरा एक मुद्दा था एक्टर बनने का। तो मैंने पहली फिल्म भी बहुत बड़े बैनर में की, बड़े डायरेक्टर्स के साथ की, और बड़े एक्टर के साथ की। उस फिल्म का नाम था प्लेयर्स फिल्म, अभिषेक बच्चन, और मैं जिसको अगर एक्टर मानता हूँ तो विनोद खन्ना जी को ही एक्टर मानता हूँ। अब्बास मस्तान डायरेक्शन था। अब्बास मस्तान साहब उसके डायरेक्टर थे। वो फिल्म के जो एसोसिएट डायरेक्टर थे, तीनों देसाई जी थे। तो अच्छे मित्र हैं, काफ़ी हमारे चाहते भाइयों में से हैं। अचानक उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया। तो हमको क्या लगता था कि कोई भी फिल्मी लोग फ़ोन करते हैं एयरपोर्ट पे कोई काम हो, एक माइंडसेट था, बट ऐसा नहीं था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि सर मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने उनको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में पूछा, भाई मिलना क्या है, कोई काम हो तो बता दीजिए। जनरली क्या, मैं तब इंटेलिजेंस में था, तो मैं बहुत अवॉइड करता था जनरली लोगों से मिलना। कोई पता ही नहीं चलता, बातों बातों में मैं स्लिप ऑफ टॉकेटिव इंसान हूँ, क्या बात निकल जाए। तो मैं बहुत ही अपने आप को सीमित रखा था, और फिल्मी लोगों से ज़्यादा सीमित था, क्योंकि उनका एक अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है। शुरू में तो अच्छा लग रहा था, अरे कितना जैसे ड्रीम वर्ल्ड में आ गया, लेकिन वो ड्रीम वर्ल्ड के में आप जाओगे तो लगता है बहुत बड़ा खाई है। एनीवे उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो फिर हमारे छोटे भाई एक हैं अभिषेक रेगे, जो कि बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के CMD CEO थे, बिग बॉस, फेयर फैक्टर, एंड शाइन। तो मैंने उनको जिक्र पहले से ही कर रखा था, क्योंकि वो भी एक मेरे इंस्पिरेशन है भाई, कि नहीं आप लिखिए दादा, अपन इसमें फिल्म सीरीज वट एवर हम बनाएंगे समय पे।
लेकिन घर की बात रहती है ना, तो हम कभी किसी को आपको बोल नहीं सकते, एक बार बोल सकते, दो बार बोल सकते। फिर मैंने उन्हें बोला कि ऐसे ऐसे टीनू जी ना कुछ वेब सीरीज बनाना चाहते हैं कस्टम्स पे, लेकिन कौन बनाना चाहता वो अभी नहीं बताया। तो उन्होंने बोला कि अभिषेक जी ने बोला आप एक बार बात करो पूरी तरह। तो मेरे मन में एक संशय है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो मार्केट में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, जबकि बहुत टफ और बहुत महंगा सब्जेक्ट है। क्योंकि मैं ये आज मेरे 4 साल के ऊपर हो रहा है मेरा नीरज पांडे जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए, लेकिन अभी तक कई लोगों ने बोला कि मैं इस पे बना रहा हूँ, लेकिन बना कोई नहीं सकता। और ये मुझे भी बड़ा कन्फर्म है, यानी आत्मिक वो है ना, नीरज पांडे के अलावा मैं बना भी नहीं सकता, क्योंकि मसान नीरज पांडे जी ने गायब की थी। नहीं, नीरज पांडे जी ने वेडनेसडे बनाई थी, Wednesday। स्पेशल 26 बनाई, और अभी MS धोनी बनाई थी। अभी रिसेंटली उनकी एक फिल्म अजय देवगन की और धड़कनों क्या रिलीज हो रही है अगस्त में। तो वो ही इज अ मेकर, वो उस थ्रिल को सोच सकता है, क्योंकि मैंने बहुत घंटे उनके साथ बिताए हैं। क्योंकि मैं उससे पहले 2-3 लोगों से मिला जो बोलते हैं मैं बहुत बड़ा फिल्म मेकर हूँ या बहुत बड़ा सीरीज मेकर हूँ, लेकिन वो उनकी जो थॉट्स है वो मनोहर कहानी तक की। तो सर किस टाइप की मूवीज पसंद है, एक्शन, थ्रिलर, गैंगस्टर? मैं एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं, जो सब्जेक्ट यानी मेरे दिल को छू जाए वही पसंद। चलिए मैं सेंटिमेंटल बहुत आर्ट मूवीज वगैरह पसंद? आर्ट मूवीज देखता हूँ। मैंने आपको बोला ना, मैं जिंदगी को बहुत करीब से देखना चाहता सबसे अच्छी कौन सी मूवी लगी सर आपको आज तक? हूँ। सच मूवीज तो बहुत अच्छी लगती है, पुरानी मूवीज भी बहुत, जो मुझे हार्ट टच कर जाए वही मूवी। जैसे वीर राजा, मुझे राजा ना ये है जो वीर ज़ारा मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे उसमें प्रीति जिंटा और शाहरुख जी का जो एक सीन है मिलने का जेल में, मुझे बहुत पसंद है। मैं उसको रोता रहता हूँ, बुढ़ापा दिखता है वो बुढ़ापा दिखता है और वो जवानी का जो फ्लैशबैक है उसको सोचता हूँ। वैसे तो मुझे अपनी फिल्म भी बहुत अच्छी लगती है, प्लेयर्स बहुत अच्छी लगती है। भाई मैंने फर्स्ट फिल्म की, आपका सर उसमें रोल क्या था एग्जैक्टली? मैं उसमें कमिश्नर बना था और मैं विनोद खन्ना जी के साथ जेल में जेलर था, और मेरे लिए तो अद्भुत था। जिसको मैं भगवान मानता था उसके साथ पहला शॉट दिया था। उसके बाद तो मैंने बहुत अरुण गोविल जी का DD के लिए बहुत शोज किए। फिर मैंने एक इंटरनेशनल फिल्म की डैनी जी के साथ, हाँ, तो बाइस्कोप वाला, वो भी इंटरनेशनल गई है, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसको राइटिंग में हमारे डायरेक्टर ने 7 साल लगाए थे, बट वो डायरेक्टर जो डायरेक्टोरियल बनाया था, और मुझे ऐसा लगता है डैनी जी ने उसके बाद कोई फिल्म नहीं की थी। उन्होंने बोला था एज अ प्रोटैगनिस्ट दिस इज माई लास्ट फिल्म, और वो फिल्म की मैंने। तो मैं सब्जेक्ट जो मेरे दिल को चुभ जाए या छू जाए वही फिल्म अच्छी, मैं डिकोड नहीं करता हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी। अभी मैंने प्लेयर्स देखी, मैंने प्लेयर्स एक्टिंग भी की, पर तो इटालियन जॉब देखी ना, वो तो फिर उसी का रीमेक था ना सर? उसी का रीमेक था, लेकिन वो बहुत लेंदी बन गया था। ठीक है, बट मुझको इतनी बड़ी फिल्म में अब्बास जी ने मुझे चांस दिया था, ठीक है, और वो दिन भी है कि उन्होंने मुझे कॉल किया कि इनके कि ऑफिस से कि कल आप आना है, आपका स्क्रीन टेस्ट है, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आपके लिए नेचुरली होगा सर, आप तो ऑलरेडी। हाँ हाँ, ये अब भी मैंने 2 वेब सीरीज की, उसमें भी मैंने कॉप्स के कैरेक्टर किया। एक फिल्म, एक मैंने वेब सीरीज किया है AK-47, वो बेसिकली बिहार में AK-47 जो आया था, उसमें मैंने एक अहम भूमिका गुप्तेश्वर पांडे जी, जो वहाँ के रिटायर्ड DGP, अभी आजकल वो प्रोफेशन करते हैं, मैंने उन्हीं का कैरेक्टर किया है AK-47। फर्स्ट सीजन हुआ है, दूसरा एक सीजन किया, वो दूसरा एक मैंने शो किया है धनाबाद। वो धनबाद कोल माइंस पर है, लेकिन उसमें एक मैंने ग्रे शेड का कॉप्स का कैरेक्टर किया है, बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है। देखने गैंग्स ऑफ वासेपुर काइंड ऑफ, नॉट लाइक दैट गैंग्स ऑफ वासेपुर। हाँ, कोल माइंस की रिहायशी पना दिखाई गई, कोल माइंस में लड़ाई है कि उसको लेके एक जंग है, उसमें मकरंद देशपांडे जी के साथ में था। मेरे लिए बड़ा वो था कि एक बड़े एक्टर, वो थिएटर के भी, मैं बोलता हूँ थिएटर के भी एक बहुत बड़े एक्टर हैं, और एक्टर तो है ही। सर
सर आजकल थिएटर्स में लोग जाते हैं देखने? बहुत, बॉम्बे में थिएटर का बहुत क्रेज है। दिल्ली एनसीआर में एक्चुअली है नहीं अभी। ये दिल्ली में आपका पृथ्वी आपका वही किंगडम एनर्जी में या रविंद्र उसमें चले जाते हैं, मंडी हाउस में। बट बॉम्बे में गुजराती थिएटर का तो आउटरीजियस शोज होते हैं और हिंदी में भी बहुत प्लेस होते हैं। पृथ्वी मुझे लगता है खाली नहीं रहता है। और नॉट ओनली द पृथ्वी, मैं बहुत से ऑडिटोरियम्स हैं, क्रेज है। मतलब ऐसे लोग कहते हैं कि जो पृथ्वी थिएटर में करता है उसके बहुत चांसेस होते हैं कि उसको कुछ रोल मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं मिल रहा है। आपने भी किया सर? हाँ, मैंने किया है थिएटर, बट मैं रेगुलर थिएटर कर नहीं पाया क्योंकि मेरा प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऐसा था कि मैं किसी चीज़ को खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। तो कोशिश तो रहती, इच्छाएं बहुत होती हैं कि मैं थिएटर करूँ। मैं बीच में लास्ट 5 साल पहले मैंने एक थिएटर किया था मंटो, वो भी मैंने कानपुर में स्पेशली छुट्टी ले जाके कर किया था। तो वो किया था। अब देखता हूँ नौकरी के बाद फिर से जुड़ूंगा थिएटर रंगमंच में। तो इच्छा है क्योंकि मेरा मूल पृष्ठभूमि तो वही है, रंगमंच। और रंगमंच से क्या है, एक समय था कि जो फेस पे ही लोग को रोल मिलता था फिर वो खत्म हो गया। सारे एनएसडी और थिएटर वालों ने उसको बदल दिया। अभी क्या है कि आपकी कैपेबिलिटी पर आपका क्रिएशन जो है ना उस पर एक्टिंग मिलती है। वो बहुत पुराना ज़माना बदल गया, अभी रियलिटीज़ पे आदमी जीने लगा है। तो सर पहले जैसे मूवी दिखाते थे कि जो मूवीज़ होती हैं, जो मूवीज़ जैसे मान लीजिए जो प्रोड्यूस हो रही हैं मूवीज़, इसके अंदर सर बहुत सारे अंडरवर्ल्ड वाले लोग हैं जो पैसा लगाते हैं। अभी ऐसा कुछ होता नहीं है? पहले ऐसा होता था सर? पहले शायद होता होगा, अभी नहीं। अभी तो बहुत डिफरेंट सोर्सेज हैं फंडिंग्स के। अभी तो आप देखिए कॉर्पोरेट हाउस वाले आ गए, फंड करते हैं अभी तो कॉर्पोरेट हाउस ही सब जगह आ गया। छोटे अगर कोई प्रोड्यूस भी करता है तो फाइनली वो प्रोडक्शन हाउस क्या बड़े कॉर्पोरेट हाउस वाले ही खरीद लेते हैं उसके राइट्स। और आई थिंक वो लगता है स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत अच्छा भी है कि उनको चलो ठीक है कुछ परसेंटेज मिल जाता है, बड़ा पैसा नहीं मिलता, लेकिन वो बॉक्स में जाने से तो अच्छा है ना कि कॉर्पोरेट खरीद लेता है। नेटफ्लिक्स और अमेजोन, अब जियो, ये सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, ये सब बाय कर लेते हैं। इनका अपना अपना टैक्टिक्स है जो भी, उसमें बहुत डीपली तो मुझे भी आइडिया नहीं है इन सब चीज़, बट हाँ बेटर देन। तो पहले लोगों के बहुत सुना है पैसे चले आते हैं, सुना क्या, मेरे भी पैसे गए हैं। मैं फिल्म बना रहा था उसमें काफ़ी पैसे डूब गए। वो क्या प्रोड्यूस कर रहे तो मैं प्रोड्यूस कर रहा था और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं सर जो बीच में अधूरे रह जाते हैं। हाँ मेरे ही अधूरा अच्छा, रह गया, आपका मेरे ही अधूरा रह क्या गया problem मुझे था? लैक ऑफ नॉलेज नहीं था। पैसे लग गए, लोगों ने भी चीट कर दिया। तो वर्ल्ड है ना, एक ड्रीम वर्ल्ड है, ड्रीम वर्ल्ड में कुछ भी कोई कर सकता है। तो वो एक डिफरेंट है, हर सेक्टर का अपना अपना एक ड्रीम वर्ल्ड है। बेवकूफ़ बनाने का हर जगह चीटर तो मिलेंगे, चीटी नहीं होगा तो आटा कौन खाएगा, लिखा कहावत। सर इसके अलावा जैसे बहुत सारे आपने 2008 के अंदर आप तो शिफ्ट हुए ना सर? मैं 2008 नहीं 9 में गया था और बस 2009 से लेके आज 2024 हो गया है, मैं बॉम्बे ट्रांसफ़र में गया और 2 बार छोटे छोटे स्मॉल कपल ऑफ पीरियड्स के लिए मुझे वापस जाना पड़ा था। लेकिन मैं एकदम दृढ़ था कि मुझे कुछ करना है, एक्टर बनना है। लेकिन अभी एड ऑन हो गया, राइटर बन गया हूँ। अभी रिसेंटली मैंने परसों एक गाना लिखा, तो वैभव वशिष्ठ हैं म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर, वही कंपोज कर रहे हैं। मुझे एक्चुअली शौक है हर नई चीज, इंटरेस्टिंग चीज में जोड़ने का, सीखने का, उसको सीखने का ललक रहता है। आप पता होगा कि एक आर्ट होता है क्विलिंग आर्ट, आजकल अब चलने लगा, लोग जानने लगे बिकॉज यूट्यूब्स में काफ़ी कुछ आता है ना। मैंने कोरोना में वो आर्ट सीखा। क्या होता है सर? पेपर क्राफ्ट वर्क है, अच्छा, यानी ये पेपर्स के स्ट्रिप्स आते हैं, उससे डिफरेंट मोड्स पे आप जाएंगे। पिंटरेस्ट है, मैंने आप यूट्यूब्स देखेंगे, वो आर्ट मैंने सीखा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आज मैं इस तरह से बनाता हूँ ऊपर वाले के आशीर्वाद से। मुझे कोई नहीं कहेगा कि इज अ रॉ मैन, लोग बोलते हैं प्रोफेशनल, मैं प्रोफेशनली मैंने बना के बेचे भी है सर।
नहीं, आपने किताब ये कविताएं भी बहुत अच्छी लिखी हैं इसके बाद। कविताएं तो जिंदगी लिखी है मैंने, जी, जी। तो मैंने अपने प्रीफेस में भी लिखा कि जिंदगी लिखी है, हकीकत को कोशिश किया है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत सरकास्टिक लिखते हो, ठीक है, कुछ मोहब्बत को भी रहते बहुत डीपली लिखते हो, तो मैंने मोहब्बत किया था इसलिए मैंने कहा डीपली लिखता हूँ। मेरी इसमें एक ऐसी भी कविता है जो मैंने अपने पहले मोहब्बत के ठुकराने को लिया था। गर्लफ्रेंड वगैरह थी सर? यस यस। ओके, तो कैसे फिर शादी वगैरह? शादी अरेंज मैरिज। मतलब कितने साल पहले होती थी? घर वालों ने जबरदस्ती 1993 में कर दी थी। कर दो, हो गया बस। मतलब उस टाइम तो जैसे सेलफोन वगैरह कम होते थे, तो कैसे बातें होती थी? चिट्ठी। तो कोई सर बीच में इंटरसेप्ट कर रहे तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चिट्ठी थी। और ऐसा मौका नहीं मिला था। हम बहुत मेरी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स नहीं थी, थोड़ा लिबरल थे? बहुत, यानी फादर तो थे ही नहीं, तो मदर भी बहुत पोलाइट थी, और मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मुझे आज भी याद है, मेरी माँ ने एक दिन कहा था कि तुम्हें कुछ भी करना है ना तो घर की चौखट के अंदर ही करना, बाहर करने से ना मैं बदनाम हो जाऊंगी। तो एक समय था कि मैं ड्रिंक भी करता तो मैं माँ के पास बैठ, वो लिबर्टी मुझे मेरी माँ ने दी थी, तो मैं हर बात कर लेता था उनसे। अगर मेरी गर्लफ्रेंड थी तो मैंने उनको बताया था कि, लेकिन होता ना, विधि का विधान फिक्स है, वो जो जिसको जहाँ होना वो वहीं होगा। कास्टिज्म आज मेरे आपके साथ बैठना है ये फिक्स है, तो मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। तो कैसे कास्टिज्म वगैरह की वजह से या कैसे? नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली होता है ना, मिस इंटरप्रिटेशंस था हर आदमी का, और एक लंबी स्टोरी